नमस्कार आप सभी को। केंद्रीय विद्यालय बरपेटा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के जिसके दूसरे अध्याय जिसका नाम है फसलों का त्यौहार को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस अध्याय को हम एक चलचित्र अर्थात एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आपके संपूर्ण इस अध्याय को इस चलचित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आशा है आपको ये अध्याय और ये वीडियो पसंद आएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी की गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आए कि ना। आज ई लोग के उठे के नहीं खेगा। बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी। सारा देह कन कना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया।
खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने में खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते
करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ,
ले कौआ बड़ाओ, मकई दे जा सोने का घड़ाओ। खा ले पूरी, मके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो कैसी लगी प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो? तो इस वीडियो में हमने जाना कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जनवरी के मध्य में भारत के अलग अलग हिस्सों में फसलों से संबंधित त्योहारों को मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें असम की, असम में इसको बिहू के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में अर्थात इस अध्याय में हमने फसलों से संबंधित विभिन्न त्योहारों, एक ही त्यौहार को अलग अलग तरीके से किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है हमने जाना। तो चलिए अब हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो उत्तर है यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। तो वही जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि कई जगहों पर खिचड़ी के त्यौहार को जिस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, वही खिचड़ी भी एक प्रकार का फसलों से संबंधित त्यौहार है। तो फसलों से संबंधित त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो डैश अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। उत्तर, अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। हमें बाहर निकलने, काम करने में मुश्किल होगी। रोशनी के लिए दिन में भी लाइट जलानी पड़ेगी, जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होगी और मन भी अच्छा नहीं रहेगा। ये प्रश्न अलग अलग बच्चों की दृष्टि से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सूरज ना निकलेगा तो अगर सर्दियों में सूरज ना निकलेगा तो क्या होगा? हमें बहुत ठंड लगेगी। तो जो बाहर का जो तापमान है वो कम ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं और ठंड ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो होगी रोशनी। हमें रोशनी नहीं मिलेगी और हमें हर टाइम हमें रोशनी लगानी पड़ेगी या फिर बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3,
बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? मतलब अगर हमारे पास घड़ी नहीं है तो समय का अनुमान हम किस तरह लगाते हैं? असल में बात यह है, हम एक्चुअल समय नहीं बता सकते, बट हम समय का अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय क्या हो रहा होगा। उत्तर जानते हैं, बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। सुबह सूरज पूर्व की ओर, दिन में सर के ऊपर और शाम को पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अगर हम देखें तो सूरज की स्थिति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समय का अनुमान क्या हो रहा होगा। जैसे कि अगर सूरज पूर्व की तरफ है तो इसका मतलब समय सुबह का है, क्योंकि सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। और धीरे धीरे करके यह सूरज ऊपर हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आ जाता है। तो अगर सूरज हमारे एकदम सर के ऊपर है तो इसका मतलब दोपहर का समय हो चुका है। और धीरे धीरे उसके बाद सूरज पश्चिम की तरफ आ जाके पश्चिम में जाकर छिप जाता है। अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो इसका मतलब शाम का समय है। तो इस तरह से हम समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, तुम्हारी जुबान कर। आज ये लोग के उठे कि नहीं खे का? उत्तर, आज ये लोग क्या उठे कि नहीं। ख, जा भाग के देख कर के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो जा भाग के देख कर के पत्ता आइल की ना, तो इसका उत्तर है जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। मतलब देखो, इसमें एक अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भारत के रंग अनेक, भारत तेरे रंग अनेक। प्रश्न नंबर 1, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंगों रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो इस प्रश्न को बच्चे स्वयं करेंगे। तो जैसा कि बच्चे हो, हम इस अध्याय से जुड़े हुए सभी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी हिंदी की पुस्तक में लिखेंगे। तो इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर भारत तेरे रंग अनेक, इस प्रश्न को बच्चे स्वयं करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्या है? फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि हमने जाना इस अध्याय में कि फसलों से संबंधित जो भी त्यौहार होते हैं उसमें तिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो तिल का इस्तेमाल हम किन किन रूपों में कर सकते हैं? उत्तर, तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। इससे तेल भी बनता है। तो तिल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, तेल, या फिर आपने शायद आप जब कभी भी बाहर जाते होंगे तो आपने खाए होंगे जिसका नाम है हनी पोटैटो। उसके ऊपर जो आप देखते होंगे उसके ऊपर भी हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए प्रश्न है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो अभी तो आप पूछ नहीं पाओगे क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे हम इन सभी चीज़ों को अपने माता पिता या अपने भाई बहन से आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश की छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करें और उनके बारे में बताओ। तो बच्चों, अगर आप जानोगे, अगर आप पता करोगे अपने माता पिता या बड़े भाई बहनों से, तो आप जान पाओगे कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें मशहूर होती है। जैसे कि हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, जो मथुरा जो शहर है वो किसके लिए मशहूर है? पेड़े के लिए। पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले फेमस होते हैं। आगरा का पेड़ा,
कंडा घाट के बेसन की बर्फ़ी, राजस्थान का घेवर। तो आप अपने आसपास जो भी जगह है उससे संबंधित जो भी आप जो चीज़, जो खाने के पकवान जो मशहूर है उसका नाम अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो इस अध्याय में जो हमने जाना, वो जितने भी प्रश्न हमने किए उन सभी प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की पुस्तक में लिखेंगे। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। धन्यवाद।